पहले भी लोग पूछते थे कि सर आपका वो क्या है, ओपिनियन पोल का सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही हम आपके सामने ये सिस्टम रख रहे हैं कि कैसे हम लोगों तक पहुंचे हैं और क्या लेकर के आप तक आए हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई सवाल ना रहे। तो हर विधानसभा से और ये अब आपके सामने हम आगे बढ़ेंगे और सीधा सवालों के कुछ बातों को लेकर के आएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, इस चुनाव में सबसे मज़ेदार तथ्य यह आएगा कि जो वहाँ के मतदाता हैं, जब वो वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों पर वोट देंगे और वो मुद्दे क्या क्या होंगे। तो वोट देने से पहले एक रिपोर्ट कार्ड होता है कि आखिर आज की सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या है, योगी आदित्यनाथ का रिपोर्ट कार्ड क्या है, ये हम समझने की कोशिश हमने की है और उसको अलग अलग पार्ट में बांटा है हमने। जिसमें पहला पार्ट जो है रिपोर्ट कार्ड का, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक, या कहें तो बीजेपी का जो अपना एक सबसे बड़ा एक नारा और उस नारे का एक सबसे बड़ा शब्द जो है वो है विकास। तो विकास में उत्तर प्रदेश की सरकार की रिपोर्ट कार्ड क्या है, यह समझने की कोशिश सबसे पहले करेंगे। आइए सबसे पहले दिखाइए कि विकास जो है उस मुद्दे पर अब देखिए, विकास के मुद्दे पर योगी सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है वो ये कहता है कि बहुत अच्छा, लोगों ने बताया है कि बहुत अच्छा विकास के मुद्दे पर योगी सरकार बहुत अच्छा सफल रही है। 14%, अच्छा बोला है 15% लोगों ने, औसत बोला है 13% लोगों ने, बहुत खराब बोला है 17% लोगों ने, खराब बोला है 26% लोगों ने, कोई राय नहीं दी है 15% लोगों ने। बहुत अच्छा, अच्छा, औसत, बहुत खराब, खराब, कोई राय नहीं, ये 6 ऑप्शंस थे हमारे। इन 6 ऑप्शंस में जो योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पिछले 4.5 साल का है, पिछले 15 दिनों में जो हमने लोगों से बातचीत की है, उस आधार पर कितने % लोगों ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जिसमें विकास के मुद्दे पर जो योगी सरकार, मोदी सरकार हमेशा विकास का नाम लेती है, विकास की बात करती है, विकास को सबसे आगे रखती है, उस विकास के मसले पर अगर आप देखें तो खराब कहने वाले 26% लोग हैं, बहुत खराब कहने वाले 17% लोग हैं, कोई राय नहीं रखने वाले 15% लोग हैं, बहुत अच्छा कहने वाले 14% लोग हैं। अगर इसको आप देख लें, अच्छा, बहुत अच्छा और औसत, इसको आप लेके आइए जरा छोटे विंडो में और सीधे अपने हमारे जो साथी हैं इनके पास, वरिष्ठ पत्रकारों का जो पैनल है उनके पास चलेंगे। प्रशांत जी, सबसे पहले विकास के मुद्दे पर आप देख रहे हैं जो सामने है रिपोर्ट कार्ड, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि खराब, बहुत खराब और कोई राय नहीं अगर जोड़ें तो ये जो पार्ट है इधर वाला, अच्छा, बहुत अच्छा वाला और औसत वाला, ये पार्ट थोड़ा दब जाता है। हाँ, मैं यही देख रहा था कि अगर बहुत खराब, खराब और औसत, इसको हम ये माने कि ये एक तरफ के लोग हैं, राय थोड़ी सी डिग्री ऑफ जो ओपिनियन है वो अलग अलग है, तो इसको और कोई राय नहीं को हम छोड़ भी दें, न्यूट्रल लोग हैं, ये स्विंग वोटर है, तो ये 56% आ रहा है, 56। तो ये मेजॉरिटी है। उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से बोल रही है, जितने बड़े पैमाने पे आपने किया है, और जो बहुत अच्छा और अच्छा मिलाकर 29% है, तो ये 29% और 56%, इसमें अगर 15% 29 की तरफ मिल भी जाए पूरा का पूरा, तो भी बराबरी नहीं आ रही है। तो इससे लग रहा है कि जनता का वहाँ पे मूड क्या है, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश जाता रहा हूँ, कल भी सुबह जा रहा हूँ दौरे पर उत्तर प्रदेश के, और वहाँ पे लोगों की राय यही मिल रही, क्योंकि जो विकास हुआ है वहाँ पे, वो अपराधों का विकास हुआ है, जो विकास हुआ है वो बेरोजगारी का विकास हुआ है, गन्ना किसानों के बकायों का विकास हुआ है, किसानों के आंदोलन चल रहे हैं। आप ये देखिए कि अगर दलितों के खिलाफ देश में हिंसा हो रही है, तो हर चौथी हिंसा उत्तर प्रदेश में हो रही है, 25%। कम्युनल राइट्स में 2016 के बाद
बिल्कुल इजाफा है। मैं आप कहें तो मैं डेटा दे दूं कि जो एनसीआरबी का डेटा है, योगी जी के आने के बाद 2017 में 8,900 कमंडल वारदात हुई, और 2018 में भी 8,908, और 2019 में ये घटी है 5714 है, यानी 5,000 से भी ऊपर जो कमंडल घटनाएं हैं। और उस पर भी देखिए कि रोज इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। कानपुर में हम देख रहे हैं कि किसी को मार रहे हैं, मथुरा में किसी को पीटा जा रहा है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को, दलितों के खिलाफ हो रहा है, रेप हो रहा है। पूर्व आईपीएस को किस तरीके से गाड़ी में धक्के देकर बैठाया जा रहा है। तो ये इस तरीके के जब दृश्य आना चालू हो, देखिए जयशंकर जी भी बहुत लंबे समय से पत्रकार हैं, और अमलेंदु जी भी, आप भी, हमने कई सरकारों में देखा है कि जब इस तरीके के पुलिस के बर्बरता के तस्वीरें आने लग जाएं तो वो एक संकेत देने लग जाती हैं सरकार की हताशा की भी, और जनता की राय किस तरह बन रही है उसकी भी। राजीव जी। जी बिल्कुल, जनता की राय, और जनता की आज बहुत सारी अलग अलग मुद्दों पर राय हम आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, और बहुत कुछ है विकास के मुद्दे पर रिपोर्ट। ये सबसे पहले हम योगी सरकार की रिपोर्ट कार्ड जो है वो आपके सामने ला रहे हैं, और उसमें पहला मुद्दा विकास है। विकास के मुद्दे पर अगर आप देखें तो योगी सरकार के का जो विकास का मुद्दा है उस पर बहुत अच्छा कहने वाले 14% लोग हैं, अच्छा कहने वाले 15% लोग हैं, और औसत कहने वाले 13% लोग हैं, जबकि बहुत खराब कहने वाले 17% लोग, खराब कहने वाले 26% लोग। क्या कारण है कि खराब कहने वाले 26% लोग हैं, यह सोचना होगा योगी आदित्यनाथ को और उनकी सरकार को। और कोई राय, अभी जो फ्लोटिंग वोटर्स जो होते हैं, जो अभी कोई राय नहीं बनाते हैं, कोई कुछ बोलते नहीं हैं, ऐसे 15% लोग हैं। तो यह समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। यहां हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम सीधे इससे आगे बढ़ते हैं कुछ मुद्दों के साथ, और फिर इसके अलावा जो है दूसरा मुद्दा, उस पर आते हैं हम। वो दूसरा मुद्दा जो है वो रोजगार है। उत्तर प्रदेश में रोजगार क्या कुछ कहता है, यह भी समझने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले फिर रोजगार की तरफ बढ़ते हैं। रोजगार का रिपोर्ट कार्ड अगर देखें तो बहुत अच्छा कहने वाले उत्तर प्रदेश में 14% लोग हैं। अच्छा कहने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार के कार्यकाल के दौरान रोजगार को लेकर के जो बेरोजगार हैं, वहां की जनता जो है वो इस पर क्या कुछ कहती है, यह आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड है योगी आदित्यनाथ का, जो कहती है वहां की जनता की बहुत अच्छा रोजगार के मसले पर यह सरकार 14% है, अच्छा कहने पर 11%, औसत कहने पर 15%, जबकि बहुत खराब कहने वाले 28%, खराब कहने वाले 18%, और कोई राय नहीं दी है, ये 14% लोग हैं। तो ये रोजगार, और रोजगार को लेकर के भी लगातार चर्चा होती रहती है। लोग चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जो बेरोजगार हैं वो नौकरी चाहते हैं। और इसमें योगी आदित्यनाथ सरकार की रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट कार्ड क्या कह रही है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपके सामने यह है कि बहुत अच्छा कहने वाले जो हैं वो 14%, अच्छा कहने वाले 15%, और औसत वाले जो हैं वो 13% हैं। और यहां भी फ्लोटिंग वोटर्स जो हैं, जो कि कुछ नहीं कहते हैं लेकिन वो नजरें उनकी सब जगह रहती हैं, वैसे 14% हैं। एक बार आना चाहूंगा अमलेंदु जी आपके पास रोजगार के मसले पर। आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की टेरिटरी हालांकि है तो एनसीआर, लेकिन फिर भी तो दिल्ली एनसीआर से लेकर के और लखनऊ तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक रोजगार को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपके सामने है। इस रिपोर्ट कार्ड को देख करके आप क्या कहेंगे? देखिए, इस रिपोर्ट कार्ड को देख करके अगर हम एक चीज देखें तो वो देखिए बहुत खराब और खराब, अगर आप इनको मिला लीजिए तो बैठ रहे हैं 46% मेरे ख्याल से। तो 46% जो है वो खराब की स्थिति में है, जो कह रहे हैं कि रोजगार के मामले में खराब बहुत है। और जो अच्छा और बहुत अच्छा दोनों को मिला लीजिए तो वो है 25%। और अगर औसत और कोई राय इन दोनों को ये मान लिया जाए कि ये फ्लोटिंग वोट है, न्यूट्रल वोट है, इसको अलग कर दिया जाए, तब भी योगी जी जो है वो इस रिपोर्ट कार्ड में पूरी तरह फेल हो रहे हैं। क्योंकि 46% जो है ये बड़ा वोट बैंक है, जो कह रहा है कि योगी जी जो है रोजगार के मसले पर पूरी तरीके से फेल हुए हैं। और ये हम लोगों ने पिछले दिनों लगातार जिस तरीके से खबरों को देखा है, जिस तरीके से खबरों की समीक्षा की है, और जिस तरीके से हम लोगों ने सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स देखे हैं कि किस तरीके से बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो है किस तरीके से वो एक वीडियो जारी होता है कि वो एक कोई लेखपाल है, वो कह रहा है कि महाराज की कृपा से जो है वो उसको रोजगार मिल गया।
और मालूम पड़ा कि फिर वो जब पोल खुली कि वो वीडियो जो फिर सीएम ऑफिस ने वो अपना डिलीट किया, क्योंकि वो रोजगार तो मिला हुआ था अगले यादव की गवर्नमेंट में, और इस सरकार में तो जो थी कोई जगह ही नहीं निकली थी, तो नौकरी कहाँ से मिलती। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें हुई, और बेरोजगार दिवस मनाया गया। इलाहाबाद में छात्रों पे रोजगार मांग रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ, लखनऊ में लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तारियां हुई, कई बार जो है इलाहाबाद में प्रदर्शन हुए। तो ये सब जो चीज़ें सामने आई हैं, ये सब मिलाकर की स्थिति स्पष्ट कर रही है कि यूपी जो है रोजगार के मामले में बहुत बुरी स्थिति है। और कोरोना के बाद जो स्थिति है वो और ज़्यादा बिगड़ी है, चूंकि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर जो हैं वो लौट करके उत्तर प्रदेश आए, और जिनको यहाँ कोई स्थानीय रोजगार नहीं मिला। और जो एक यहाँ कार्यक्रम चलाया गया, पीआर कार्यक्रम चलाया गया कि साहब वो कंपनियां आएंगी और मेले लगेंगे, रोजगार मेले लगेंगे, तो रोजगार मेले में हुआ क्या कि वो जो थे वो आपकी जो थी वो प्रोफाइल ले ली गई, बायोडाटा ले लिया गया और बताया गया कि इतने लोगों ने जो वो अप्लाई किया, रोजगार कितनों को मिला ये कुछ नहीं बताया गया, कितनों ने अप्लाई किया ये बताया गया। तो यानी वो रोजगार मेले जो थे वो भी ये बयां कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो स्थिति रोजगार की खराब हो रही है, और किस तरीके से चपरासी की जगह निकलती है तो पीएचडी पास जो है और वो एमएससी पास जो है वो भी उसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सब खबरें भी उत्तर प्रदेश से लगातार आ रही हैं। तो रोजगार के मसले पे बहुत बुरी तरीके से ये सरकार जो फेल है, और ये सिर्फ योगी जी ही फेल नहीं है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो सब बुरी तरीके से फेल है, क्योंकि इनका मॉडल जो है वो रोजगार पे बात करने का है ही नहीं। असली बात ये है, उनका जो मॉडल जिन चीज़ों पर बात करने का है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना, बतौलेबाजी करना, नाम बदल देना, तो अब वो बेरोजगारों का नाम बदल के रोजगार कर देंगे तो आप क्या कर लेंगे। तो ये स्थितियाँ जो वहाँ हैं, तो यही जो है वो मुझे लगता है कि योगी जी के लिए जो है वो मुश्किल खड़ी कर रहा है। और योगी जी के लिए मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अकेले मतलब योगी जी चूंकि उसको लीड कर रहे हैं सरकार को, जाहिर बात है योगी जी का नाम बार बार आएगा, लेकिन ये पूरी तरीके से विफलता जो है ये भारतीय जनता पार्टी की है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो है वो सभी जगह फेल हो रही है। जहाँ केंद्र में जिस तरीके से मोदी जी की सरकार रोजगार के मसले में पूरी तरीके से फेल है, उसी तरीके से योगी जी की सरकार भी जो उत्तर प्रदेश में रोजगार के मसले पर पूरी तरीके से फेल है। जी राजीव। रोजगार बहुत गंभीर मसला है, और खासकर जैसा बता रहे हैं कि कोरोना काल में जैसे बेरोजगारी बढ़ी है और बेरोजगारी दर इस देश में जिस प्रकार आप जान रहे हैं कि एक समय तो पिछले साल ये आ गया था कि जब हर तीसरा आदमी जो है वो बेरोजगार था। वो आंकड़ा थोड़ा सा सुधरा है, लेकिन अभी भी बहुत खराब स्थिति में। देश की स्थिति बता रहा हूं तो उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं, दिल्ली आते हैं, उसके अलावा पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं और दक्षिण भारत की ओर जाते हैं और विदेश भी जाते हैं। तो ऐसे में रोजगार का आलम क्या है और रोजगार पर सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है वो क्या कहता है, ये हम आपके सामने रख रहे हैं कि सरकार कहां अपने रिपोर्ट कार्ड में फेल है, कहां पास है। यानी कि योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है, ये हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला हमने विकास की बात की थी और दूसरी बात जो है वो हम अभी रोजगार की। अब तीसरी तरफ बढ़ेंगे आगे जल्दी से फटाफट, क्योंकि बहुत आंकड़े हैं आज आपके सामने रखने के लिए। इसीलिए एक एक करके मैं अपने जो एक एक हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे अलग अलग मसले पर कमेंट भी ले रहा हूं, और ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच रिपोर्ट कार्ड पेश कर पाऊं। जो आंकड़े हैं 40,300 लोगों के बीच किया गया यह सर्वे, इस सर्वे में से क्या कुछ निकल के आ रहा है, एक मूड जो है, मूड ऑफ द यूपी, ये यहां हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन में जनता की राय क्या है, जनता का मूड क्या है, वो समझने की कोशिश। तो आइए सबसे पहले अब रोजगार और विकास के बाद हम चलें कानून व्यवस्था की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या है। ये जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात में देखिए, योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड कहां फेल कहां पास। इसमें बेहतर, बहुत बेहतर कहने वाले 25% लोग हैं, अच्छी व्यवस्था कहने वाले लोग जो हैं वो 12% हैं, कोई सुधार नहीं कहने वाले लोग 18% हैं, बहुत खराब कहने वाले 23% लोग हैं, और खराब कहने वाले 14%, कोई राय नहीं देने वाले 8%। यहां अगर हम देखें तो यहां थोड़ी सी स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। कानून व्यवस्था में योगी आदित्यनाथ का जो रिपोर्ट कार्ड है वो उनको पास कराता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ सीधे चलेंगे थोड़ा हमारे साथी जयशंकर जी आपके पास। आप 3 रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है, विकास का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने, रोजगार का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने और कानून व्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने। इसके अलावा भी अभी 2 रिपोर्ट कार्ड बाकी है, लेकिन ये इन 3 रिपोर्ट कार्ड्स में से तीनों पे आपकी ये एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत कुछ है।
रोजगार को लेकर के, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि अगर विकास होगा तो रोजगार भी मिलेगा। तो दोनों तरफ से, एक में 43% लोगों ने खारिज किया है, एक में 46% लोगों ने खारिज किया है। इसका मतलब कि हमारा जो सर्वेक्षण है, हमारा जो ओपिनियन पोल है, उसके हिसाब से लोग नहीं मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास हुआ है या रोजगार के अवसर बढ़े हैं। सच बात यह है कि अगर जमीनी धरातल पर भी देखिएगा तो अखबारों में जो योगी सरकार के विज्ञापन आ रहे हैं उसमें तो विकास बहुत लंबे चौड़े वादों के साथ दिखाई दे रहा है, या फिर रोजगार के भी जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उनके अंदर। लेकिन धरातल पर आप देखिएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जहां जहां उद्घाटन भी हुए हैं, योगी जी ने किया हो या किसी केंद्रीय मंत्री ने किया हो, वो पिछली सरकार के द्वारा किया हुआ काम था। जैसे लखनऊ का मेट्रो हो, या यहीं पे हमारे दिल्ली से जुड़ा हुआ जो वैशाली गेट से लेकर के गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन का जो एक्सप्रेस हाईवे बनाया है, ये सब जो है, या मेरठ एक्सप्रेसवे है, तो इसका काम पहले बहुत हो चुका था, शुरू हो चुका था। नोएडा की फैक्ट्रियों के बारे में एक बार गिरा दिया था उन्होंने, लेकिन वो सारी जो भी हुआ था वो अखिलेश यादव के समय में हुआ था, इनके समय में कुछ नहीं हुआ। आगरा एक्सप्रेसवे कहिए आप, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे जो है वो है, तो उस पर भी हमको लगा अखिलेश यादव के जमाने में ही वो बड़े बड़े जहाज उतार करके दिखाए गए थे। अब उनको सबको अगर आप श्रेय अपने पास ले लीजिए, मतलब दूसरे के बच्चे को आप अपना बच्चा कहिए तो ठीक है, अच्छी बात है, उसमें कुछ चिंता नहीं है, लेकिन उसको अपना नाम दे दीजिए, उसके नाम को उसके वल्दियत बदलने का काम करेगा तो थोड़ा सा वो दिक्कत वाली बात होती है। तो मुझे लगता है कि इसको लोगों ने पसंद नहीं किया है। जहां तक रोजगार की बात है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे कि रोजगार के नए साधन सृजित हो सके। मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, हर साल 1 साल में देने की बात कही थी, तो उसका कुछ तो हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी दिखना चाहिए था 1 साल में। तो जो 5 साल, 4.5 साल, 5 साल होने को आ रहे हैं, तो उसमें उनको बताना चाहिए, उस हिसाब से बताना चाहिए कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को रोजगार नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात है, जो मोदी जी की सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मान लिया है कि ये गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी इनके पास कोई रोजगार नहीं है, ये बेरोजगारी के धरातल पर जी रहे हैं, और उनको मुफ्त में अनाज दी जा रही है, जो सरकार की योजना है उसके हिसाब से दी जा रही है। इसका मतलब कि फिर तो कंट्राडिक्टरी हो गया, विरोधाभासी हो गया इनके दावे जो है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है, इतना रोजगार भी नहीं है कि वो खाद्यान्न खरीद करके खा सके, इसलिए सरकार उनको मुफ्त में खाद्यान्न दे रही है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमने बहुत लोगों को रोजगार दिया, बहुत सारा काम किया, बहुत विकास के कार्य हुए। जो सम्मेलन जितने कराए गए उत्तर प्रदेश में, कि जो पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को बुला करके कि साहब बड़ा बड़े पैमाने पे आएगा, निवेश आएगा, वो कुछ निवेश तो दिखाई नहीं दिया। उनको बताना चाहिए कि भाई जो वायदे हुए थे, हमने तो बहुत पहले से, जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तो हम लोग भी जाते थे, वाइब्रेंट गुजरात के नाम पर सम्मेलन कराते थे, और बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति लोग वहां पे निवेश करने के प्रस्ताव लाते थे। लेकिन पता लगा तो उसके बाद होता था 0 बटा सन्नाटा। तो उत्तर प्रदेश में भी वही हालत है। उत्तर प्रदेश में इनको बताना चाहिए कि भाई कितना निवेश हुआ है, उससे क्या विकास हो रहा है, क्या नए उद्योग धंधे लग रहे हैं जिससे लोगों को रोजगार मिले। तो इन दोनों मामलों में जो हमको लग रहा है कि आपका जो सर्वेक्षण हमारा है वो लगभग सही है, और उससे हमको लगता है कि थोड़ा और बढ़ेगा। तो जो कोई राय नहीं है, वो लोगों की राय भी, या औसत जो कहने वाले लोग हैं, उनकी राय भी इसके खिलाफ ही जाएगी मेरे ख्याल से। और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, जितने बढ़ चढ़ करके दावे करते थे, मतलब सुन करके बड़ा आश्चर्य लगता था, कई बार कुछ थोड़ा अच्छा भी लगता था। हालांकि वो मानवाधिकारों के खिलाफ बात होती थी कि साहब अब अपराधियों को 2 ही स्थान है, या तो जेल है या फिर ऊपर है। लेकिन साहब अब तो कहीं कोई जेल में भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से रोज आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, दलितों पे अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, हत्या, रजनी, डकैती मतलब आम हो गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि इन दिनों सबसे सस्ती चीज क्या है, वो सबसे सस्ती चीज जो है आदमी की जान है। मतलब कब कोई मार दिया जाएगा, कब किसे लूट लिया जाएगा, कब किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाएगा, इसका कुछ भी नहीं है। और मतलब अभी जो जो अखबारों में जो खबरें आ रही हैं, वो एक तरह से सेंसर होकर के आ रही हैं। मतलब बहुत ही दबाव में जी रहे हैं लोग, क्योंकि उनको चुनाव का समय है, तो सारे अखबारों को लगता है, सारे चैनलों को लगता है कि साहब सरकारी विज्ञापन पर जीना है, तो फिर ऐसी खबरों से बचना चाहिए। तो उसके बावजूद जो छन करके जो खबरें आ रही हैं, वो बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल बहुत खराब है। तो ये जो आंकड़े हैं, ठीक है, बहुत लोग थोड़ा सा डर सहन करके भी बोलते हैं, उनको लगता है कि साहब कहीं हमारा एक्सपोजर ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए।
तो समझते हैं कि भाई अब टीवी वाला है, ये बात कर रहा है तो पता नहीं मालूम न हो जाए किसी को, तो इसलिए थोड़ा सा सहम करके बोलते हैं लोग। लेकिन अगर खुल करके बात आएगी तो हमको लगता है कि स्थिति बहुत भयानक है, स्थिति इससे बहुत ज्यादा खराब है जो आज दिखाई दे रही है। लेकिन कुल मिलाकर ऐसे भी अगर देखा जाए तो जो अगर बहुत बेहतर जैसे कानून व्यवस्था बता रहे हैं लोग, मान लीजिए कि 25% और बहुत अच्छी बता रहे हैं 12%, तो 37% हो रहा है। और उतना ही हमको लगता है कि वो बहुत खराब और खराब भी बता रहे हैं, तो 37% खराब और बहुत खराब भी बता रहे हैं। और कोई सुधार नहीं हुआ कानून व्यवस्था में, तो 18% ये भी हो गए, यानी ये भी जाकर के 55% के आसपास हो जा रहे हैं। तो अब फिर उसके बाद 8% लोगों की कोई राय नहीं है। तो तीनों ही मामले में जनता में नाराजगी तो बहुत बड़ी है। और मैं एकदम अमलेंदु जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये भाजपा का एजेंडा भी नहीं है, उसको विकास और ये रोजगार और ये जो कानून व्यवस्था, इस सबसे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ ये बताएगा साहब, उनका जो कनफुप्पा तंत्र है वो चालू हो गया, शुरू हो गया है। वो कि साहब देखो मंदिर बनाएंगे जोगी जी, मंदिर बन रहा है अयोध्या में, भव्य मंदिर बन रहा है, देखो जमीन के दाम बढ़ गए। अब जमीन के दाम बढ़ गए ये नहीं बताएंगे कि सारे गुजरातियों ने खरीद लिए वहां पे, तो ये तो नहीं बताएंगे। लेकिन ये बताएंगे साहब कि देखो हमने कहा था मंदिर बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे तो मंदिर बन रहा है। हमने कहा था कि साहब वो तुष्टिकरण नहीं होने देंगे, तो तुष्टिकरण नहीं होने देंगे के नाम पर आप जो कर रहे हैं वो भयानक है। मतलब जो कनफुप्पा तंत्र बता रहा है वो यही कह रहा है कि देखो जी मोदी जी और योगी जी ने उन लोगों को ठीक कर दिया ना, जिनको बहुत सरकार से फायदे मिलते थे, जो पुलिस प्रशासन का मिलता था। तो ये सब बातें, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान मंदिर, यही उनके इशू है, इसी को आगे लेकर के जाएंगे। कभी अगर आप उनसे बात करिए, किसी उनके प्रवक्ता को या उनके नेता को बुला करके कहिए कि साहब जरा हम बेरोजगारी पर बात करेंगे, जरा हम आपसे विकास पर चर्चा करेंगे, जरा हम कानून व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, तो वो उस पर भाग जाएंगे। आप सोचिए कि माना सरकार जो है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा तमाचा मारा था कि साहब अब सरकारें जो है राजनीतिक दलों और नेताओं के खिलाफ जो मुकदमे हैं उनको वापस नहीं कर सकती। योगी जी की सरकार ने सबसे पहला काम किया था, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जितने आपराधिक मुकदमे थे सबको वापस किया था। चिन्मयानंद जो इन पर बलात्कार का आरोप था, यौन शोषण का आरोप था, जो गृह राज्य मंत्री थे भारत सरकार के, भाजपा के बड़े नेता हैं, उन पर से मुकदमा वापस ले लिया गया। बीच में अभी जो कांड हुआ था बच्ची के साथ बलात्कार का, तो उसका जो अभियुक्त है उसकी पत्नी को उन्होंने उम्मीदवार, जिला परिषद का उम्मीदवार बना दिया था। जब बड़ा हल्ला हंगामा मचा तो उसको वापस किया। तो एक तरफ आप उन लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, प्रश्रय दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जिस ढंग से अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है, मतलब अपने आप में वो दहशत पैदा करने वाला है। भाई अगर मान लीजिए ठीक है उनके खिलाफ किसी ने आरोप लगाया है, आरोप कुछ है, तो आप उनकी कार्रवाई करिएगा, कोर्ट अपना सुनवाई करेगी, कानून अपना काम करेगा। लेकिन इस तरह से घसीटते हुए गिरफ्तार करके ले जाएंगे तो ये तो मतलब कानून का राज नहीं हो सकता है, कानून व्यवस्था वाली बात नहीं हो सकती है। ये तो आपकी गुंडागर्दी और अंधेरगर्दी है। जैसे एक बार तो कहा था ना वो जस्टिस आनंद राय मुल्ला ने कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है संगठित अपराधियों का गिरोह है। तो ये तो हमारी पुलिस जो है संगठित अपराधियों की तरह से दिखाई दे रही है कि किसी को घर से घसीट करके गाड़ी में जबरदस्ती छेड़ा जा रहा। और एक आईपीएस को, जिसको जबरन रिटायर कराया गया, उस आईपीएस अफसर को जब ये कहा जा रहा है तो आम आदमी की बात क्या हो सकती है। तो हम इससे भी कानून व्यवस्था का हाल समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने और भी एक बात कही है कि पुलिस जो है, हमारी पुलिस जो है, वो सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक लोगों के कठपुतली का काम कर रही है, उनके इशारे पे काम कर रही है, उनके ये पे काम कर रही है। तो ऐसा तो नहीं है। पुलिस जो व्यवस्था है वो तो सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं और फिर भी आती हैं, तो उसके हिसाब से उसको तो कानून व्यवस्था का उस ढंग से कायम करना चाहिए। किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में उसके एजेंडे के तहत तो कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये बातें सब दिखाई दे रही हैं उत्तर प्रदेश में। जी राजीव। तो हमने देखा रिपोर्ट कार्ड में विकास का मुद्दा, फिर उसके अलावा रोजगार और फिर कानून व्यवस्था में आप देख रहे हैं इसमें जो रिमार्केबल है वो है कोई सुधार नहीं, और ये 18%, ये बहुत कुछ कहता है। ये जो आंकड़ा है ये बहुत कुछ कहता है। ये समझने की कोशिश आप भी कीजिए, हम भी कर रहे हैं, लेकिन बढ़ेंगे आगे, और क्योंकि बहुत कुछ है, जल्दी जल्दी सारे आंकड़े आप तक रखना है। और अब आगे बढ़कर के रिपोर्ट कार्ड में ये देखने की कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या कहता है योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देखिए बहुत कम हुआ है भ्रष्टाचार, 25%, पहले से कम हुआ है 15%, कोई सुधार नहीं 12%, बहुत ज्यादा बढ़ा है भ्रष्टाचार उसमें 25%, पहले से ज्यादा 13% और कोई राय नहीं देने वाले 10%। तो ये जो है आप देखिए, तो ये जो पहले से ज्यादा बढ़ा है जो है वो, तो ये आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं और ये आंकड़े क्या कुछ कहते हैं ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा जल्दी से दूसरा रिपोर्ट कार्ड जो है वो भी लेकर आइए, वो है किसानों की समस्या का। ये दो मुद्दे सामने रख करके थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं रिपोर्ट कार्ड में कि किसानों की परेशानी जो है, किसानों की परेशानियां जो हैं वो उस पर क्या रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट क्या आ रही है हमारे पास, लोग क्या कह रहे हैं, कहां पर योगी सरकार फेल कहां पास। किसानों की परेशानियों को परेशानियां जो हैं वो बहुत कम हुई हैं, 19% लोग कम हुई हैं, 13% लोग कोई सुधार नहीं, 16% लोग बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ी हैं, 24% ज्यादा हुई हैं, परेशानियां बढ़ गई हैं, वो कहने वाले 16%, कोई राय नहीं कहने वाले 12%। ये 5 रिपोर्ट कार्ड जो 5 अलग अलग मुद्दे हैं दोस्तों, जिसमें से विकास है, रोजगार है, कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है और किसानों की समस्या है। ये 5 मुद्दों में से भ्रष्टाचार, अभी हम लोगों ने 3 मुद्दों पर चर्चा की जिसमें विकास है और रोजगार है और कानून व्यवस्था है। अब 2 हमने आपके सामने रखा है जिसमें भ्रष्टाचार और किसान, इन 2 मुद्दों, दोनों आंकड़े आपके सामने हैं। और एक बार फिर से प्रशांत जी आपके पास आना चाहूंगा, ये 2 आंकड़े, किसान बहुत महत्वपूर्ण हैं। भ्रष्टाचार का मामला जो है मोर और लेस बराबर दिखाई देता है, लेकिन किसान का मसला जो है बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में जो चुनाव है ये बहुत कुछ किसानों के ऊपर भी निहित होगा और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा। ओवरऑल क्या कहेंगे इन आंकड़ों को देखकर? देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार के केसेस मीडिया में नहीं आ रहे हैं, वहां पे सेंसरशिप है, वहां पे गोदी मीडिया का अपना एक कारखाना चल रहा है झूठ बोलने का। आप इसकी तुलना अगर आप यूपीए के समय से करें कि जिन भ्रष्टाचार के मुद्दों पर 3-4 साल टीवी डिबेट होती रही, वो तो भ्रष्टाचार निकले ही नहीं। तो पब्लिक डोमेन में क्या भ्रष्टाचार जा रहा है और मीडिया कितना लेकर आ रहा है, इस पे बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि ये जो आंकड़े आप दे रहे हैं और आपने 17-18 हजार लोगों से बात की है, तो वो बातचीत जिन लोगों से की गई उनके ऊपर भी तो अपने इर्द गिर्द का मीडिया का, व्हाट्सएप का, सोशल मीडिया का असर होता है। और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी भुक्तभोगी भी है। कोई किसान है, वो जाके अपना लोन लेने की कोशिश कर रहा है और उसको लोन नहीं मिल रहा है बिना पैसा दिए, या कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहा है, उसको बिना उसके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहा है उसका, तो वो तो बोलेगा। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम होती, ज़्यादातर संख्या होती है जो परसेप्शन पे जाते हैं। किसानों का मामला बहुत गंभीर है। और देखिए, किसान को लेकर ये सरकार अभी भी जिद पे अड़ी हुई है। जिद पे अड़ी हुई है इसलिए क्योंकि उनका सीधा सीधा इंटरेस्ट जो है वो कॉर्पोरेट हित को जो है उसकी रक्षा करना है। जिस तरीके से एक ये मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो बनी, उसके जरिए रेलवे स्टेशन, रेल की पटरियां, रेल गाड़ियां, हवाई अड्डे, तमाम सारे उस चीज़ें, सरकारी चीज़ें हैं जो पब्लिक सेक्टर की चीज़ें हैं, उसको कुछ लोगों को देने की पूरा तैयारी हो चुकी है। पहली बार इस देश में हो रहा है कि रेलवे प्राइवेट हैंड में जा रही है। और ये एक्सपेरिमेंट इंग्लैंड में हो चुका है जो वापस हो चुका। आपके ही हमारे ही देश में, दिल्ली में छोटे अंबानी जी को दिल्ली का हवाई अड्डे का मेट्रो लाइन दिया गया था और उनसे चली नहीं, उन्होंने वापस कर दी डीएमआरसी को। तो जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर है। तो किसान तो प्राथमिकता है ही नहीं इनकी। अभी इनको ऐसा लग रहा है, जो कि अभी तक सत्य भी साबित हुआ है, कि अभी इनको ऐसा लग रहा है कि हम अफगानिस्तान में जो हो रहा है तालिबान, उसका यहाँ पे ले आएंगे, कुछ हिंदू मुसलमान करेंगे, कुछ लो इंटेंसिटी कम्युनल वारदातें
की भी जा रही हैं। जैसे जंतर मंतर पे नारेबाजी हो गई, कोई वेंडर को मार रहा है इंदौर में, कोई मथुरा में ऐसी घटनाएं हो रही, कानपुर में ऐसी घटनाएं हो रही। ये आप देखिए कि इसकी विवेचना अगर आप करेंगे तो जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ये घटनाएं बढ़ जाती हैं। अभी मैं आंकड़े आपको बता रहा था कम्युनल उसके टेंशन के, कम्युनल वारदातों के, और इसका सीधा रिश्ता कम्युनल वारदातों का बीजेपी की सीट से कम ज्यादा से होता है। कम्युनल वारदातें कम होंगी तो इलेक्शन हार जाएंगे ये। तो ये इसीलिए चीजें, और इनको विकास की चिंता नहीं, इनको ये मालूम है कि हम सोशल मीडिया के जरिए और हम ये सब मीडिया के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए 8-8, 9-9 घंटे प्राइम टाइम पे हिंदू मुसलमान की डिबेट कराएंगे, अफगानिस्तान पे डिबेट कराएंगे, हमारा यूपी का इलेक्शन निकल जाएगा। ये ऐसा अभी सोच रहे हैं। जनता का मूड कुछ और दिख रहा है। अगर ये ट्रांसलेट होता है वोट में तो नतीजा हमारे सामने है। जनता का मूड कुछ और दिखाई दे रहा है, और ये अगर वोट में ट्रांसलेट हो जाए तो क्या होगा, ये समझने की जरूरत है। लेकिन यहां पर अभी जो हम रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं दोस्तों, वो योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें हमने विकास का मुद्दा, फिर उसके अलावा रोजगार, उसके अलावा उसके बाद फिर कानून व्यवस्था, फिर भ्रष्टाचार, और पांचवा जो है वो है किसानों की समस्या कितनी गंभीर है और उसको लेकर के योगी कितने सफल रहे हैं, कितने पास, कितने फेल। लेकिन कौन किस पर भारी रहा है, इसके अलावा एक ये, क्योंकि अभी योगी आदित्यनाथ सीएम हैं, उनसे पहले अखिलेश यादव सीएम थे, और उनसे पहले मायावती जी सीएम थी। तो तीन प्रमुख जो मुख्यमंत्री रहे, मायावती से लेकर के योगी आदित्यनाथ और बीच में अखिलेश यादव, इन तीनों में कौन किस पर भारी रहा, इन्हीं मुद्दों को लेकर के उस पर थोड़ी सी हम लोगों ने उस पर भी जो रिपोर्ट कार्ड पेश, मतलब लोगों से बात की, चर्चा की, वो भी आपके सामने वो रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेंगे, ताकि ये समझने की कोशिश करें कि आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ कितने कारगर साबित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, और बाकी जो पिछले जो दो मुख्यमंत्री थे वो कितने कारगर थे, और उनको लेकर के पिछले दो मुख्यमंत्रियों और उनकी तुलना योगी आदित्यनाथ से लोग कैसे करते हैं, ये जरा समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले कानून व्यवस्था पर आम राय क्या है ये समझ लें। और कानून व्यवस्था पर देखिए, ये तीन मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ पे लोग जो हैं सहमत हैं, उनकी कानून व्यवस्था को देखकर 29% लोग, 25% लोग जो हैं वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था में अखिलेश यादव अच्छे थे, और कानून व्यवस्था में आम राय जो बनी हुई है 46% के साथ मायावती नंबर 1 पर हैं। तो 46% कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी मायावती के राज में, 25% अच्छी थी कानून व्यवस्था अखिलेश यादव के राज में, और 29% कानून व्यवस्था अच्छी है योगी आदित्यनाथ के राय में। यह कानून व्यवस्था की बात है। अब थोड़ा फटाफट करें अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी यानी कि बोलने का अधिकार। अब ये देखिए, बोलने का अधिकार में नंबर 1 पर तीन मुख्यमंत्रियों में अखिलेश यादव हैं, 65% खुल करके बोल सकते थे। 26% लोग कह रहे हैं मायावती के राज में खुलकर बोल सकते थे, लेकिन मात्र 9% लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के राज में आप बोल सकते हैं। ये अंतर देखिए, बहुत खुल करके कहा है इन लोगों ने। 65% लोग जो हैं वो योगी अखिलेश यादव के समर्थन में हैं कि उनके राज में हम खुल करके अपनी बातें रख सकते थे, बोल सकते थे। अखिलेश यादव यहां टॉप पर बने हुए हैं, और नंबर 2 पर हैं मायावती, और नंबर 3 पर दहाई के आंकड़े में भी नहीं पहुंच पाए हैं योगी आदित्यनाथ। तो यह है अभिव्यक्ति की आजादी। अब जरा विकास के मुद्दे को भी देखें कि विकास के मुद्दे पर ये तीनों मुख्यमंत्रियों में कौन सबसे आगे है। विकास के मुद्दे पर भी आप देखिए, अखिलेश यादव नंबर 1 पर बने हुए हैं, नंबर 2 पर मायावती हैं, और नंबर 3 पर योगी आदित्यनाथ हैं। ये विकास के मुद्दे पर नंबर 1 पर 52% के साथ अखिलेश यादव, 29% के साथ मायावती, और 19% के साथ तीसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ। उसके बाद बढ़े और भ्रष्टाचार का मुद्दा ये लेकर आए। आप देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कि भ्रष्टाचार में जो कंट्रोल हुआ है उसमें नंबर 1 पर है योगी आदित्यनाथ, और नंबर 2 पर अखिलेश यादव, और नंबर 3 पर हैं यानी कि 44% के साथ योगी आदित्यनाथ, 35% के साथ
योगी अखिलेश यादव और 21% के साथ मायावती। ये भ्रष्टाचार यानी कि भ्रष्टाचार पे कंट्रोल किसका सबसे ज्यादा है, इसमें नंबर 1 पर हैं योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ें और गन्ना किसान बहुत महत्वपूर्ण मामला है। गन्ना किसान, ये गन्ना किसानों को लेकर के हम लोगों ने, क्योंकि एक किसानों का मसला तो अलग है ही, लेकिन गन्ना किसानों का मसला भी बहुत महत्वपूर्ण है और यहां पर नंबर 1 पर मायावती हैं। आपको बता दूं कि मायावती के शासनकाल में 2007 से 2012 के बीच गन्ने की कीमत जहां 135 रुपए से बढ़कर 280 रुपए हो गई थी, वहीं बिल्कुल डबल से भी ज्यादा मायावती के समय में 135 से लेकर के 280 रुपए, जबकि अखिलेश यादव के काल में 280 से बढ़कर 315 और योगी आदित्यनाथ के काल में आप देखिए 315 पे अटके हुए हैं और 305 तक, माफ करें, और अब 305 से 315। ये बहुत ही छोटा आंकड़ा है और इस कारण गन्ना किसान काफी नाराज हैं योगी आदित्यनाथ से। नंबर 1 पर मायावती, नंबर 2 पे अखिलेश यादव, नंबर 3 पर गन्ना किसानों में ये हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। ये 5 आंकड़े हम आपके सामने पेश कर रहे थे और सीधा अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा। ये 5 आंकड़े आपके पास हैं, गन्ना किसान है, भ्रष्टाचार है और उसके अलावा अभिव्यक्ति की आजादी है, विकास है और कानून व्यवस्था पर आम राय है। क्या कहेंगे इन आंकड़ों को देखकर? इसमें एक आध में ही, और उसमें भी भ्रष्टाचार के मामले में योगी आदित्यनाथ को कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में योगी आदित्यनाथ नंबर 1 पे हैं, लेकिन बाकी में योगी आदित्यनाथ दूसरे तीसरे नंबर पर, मैक्सिमम तो तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए राजीव जी, असल में मुझे लगता है कि अगर लोग, मतलब अधिकांश लोग जो हैं वो ज़्यादा बड़ी तादाद में अगर ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने में योगी आदित्यनाथ कामयाब रहे हैं, तो ये हमको स्वीकार कर लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कनफुआ तंत्र जो है वो अपने कान फूंकने में कामयाब है। क्योंकि जो आम जनता की परेशानियां हैं और जिस तरीके से बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार बहुत तेजी से फैला है, तो वो जो चीज़ें हैं वो तो ये साफ जाहिर कर रही है कि भ्रष्टाचार जो वो कम नहीं हुआ बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर फैला है। और जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि जो प्रशासन है उसके ऊपर किसी का जो है वो दबाव एक तरीके से वो नहीं रहा है। मतलब सरकार का भी दबाव जो है वो प्रशासन के ऊपर नहीं है और अधिकारी जो हैं एक तरीके से बिल्कुल एकदम कहा जाए जिसको कि वो निरंकुश हो गए हैं। और वो निरंकुश इसलिए हो गए हैं कि उनको खुली छूट जो है वो एक तरीके से कहा जाए, या तो खुली छूट है और या ये कहिए कि सरकार जो है, मतलब सरकार का मुखिया जो है वो उन पर अंकुश लगाने में नाकामयाब है। तो ये हो गया। तो ये चूंकि जनता इसको समझ नहीं पाती कि क्या है मसला क्या नहीं है, तो ये उनकी राय हो सकती है। लेकिन जहाँ तक विकास का मसला है और कानून व्यवस्था का मसला है, तो कानून व्यवस्था के मसले में मायावती को जो लोगों ने कहा है वो मुझे लगता है कि ठीक है थोड़ा। अब वो, हालांकि उसके पीछे भी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि मायावती समय में कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन जो एक संगठित अपराध होता है जिससे जनता सीधे सीधे प्रभावित होती है, उसको अंकुश लगाने में, उस पर अंकुश लगाने में मायावती जो थी वो थोड़ी कामयाब थी। और जो माननीयों के आतंक है, माननीयों का जो कहा जाए कि अपराध है, उसके मामले में मायावती की सरकार जो थी वो बहुत ज़्यादा आगे थी। तो और अखिलेश यादव जो है वो दोनों के बीच में कहे जा सकते हैं, एक तरीके से कहा जाए, ना अच्छे ना